वेलकम बैक। इख्तलाफ प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे थे जिस तरह हम बात कर रहे थे कि भारत की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से जो मुलाकात हुई उसका मौक़िफ़ हमने यहाँ पर लिया। अब हम बात करने लगे हैं। अलवी साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि आइनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हुए हैं, सेनेटर्स को भी ऑफ़र हो रही हैं और 1 अरब रुपये तक की ये जो पेशकश की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, उमर अयूब ने ये वाकई दावा किया है, बल्कि 2 दावे किए हैं। एक तो ये कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है, वो ये इस आइनी तरामीम के बिल को पास नहीं करा सकते। और बात भी ठीक है, नंबर के हिसाब से देखा जाए तो हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं। अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो वो पहले मौलाना फजल रहमान की मिन्नतें करते रहे। फिर बल्कि अगर देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत पूरी तरह ब्लैकमेल हो रही है। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरीके से इस तरामीम वाले मामले से निकलना है। और इसी हवाले से उमर अयूब ने एक और भी दावा किया है कि सेनेटर्स को 1-1 अरब रुपए की पेशकश की जा रही है। देखिए, ये तो हमारी सियासत की बहुत पुरानी तारीख है कि जब भी कभी वोटों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो वज़ीर आज़म बनने के लिए, चाहे वो तरामीम के लिए, चाहे वो किसी मकसद के लिए कोई बिल पास कराना है, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला चलता है। वो उस वक़्त फिर चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएं, चाहे वो किसी भी तरीके से ये नंबर गेम को पूरा किया जाता है। और इस वक्त भी हकीकतन अगर देखा जाए तो मामला यही चल पड़ा है कि आइनी तरामीम के हवाले से चूँकि हुकूमत के पास नंबर तो पूरे हैं नहीं, तो इस हवाले से सबसे पहला जो उन्होंने बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहे थे फजल रहमान JUIF को तोड़ने की, तो वो तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से उनको रजामंद कर लिया है। चाहे मुसवदा फजल रहमान साहब का ही ले लिया है, जो भी किया है, बाहर सूरत कम अज़ कम वो इनके साथ खड़े हैं। अब इसके बाद हुकूमत को चाहिए PTI की तरफ से भी कुछ लोगों की ज़रूरत है। अब वो PTI में से कुछ लोगों को तोड़ते हैं, फ्लोर क्रॉस करवाते हैं, या जैसे भी कोई तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, क्योंकि हुकूमत की सुई अब इसी के ऊपर ही अटकी हुई है कि ये हमने करना है। बिलावल भुट्टो भी यही कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम कंसेंसस पैदा करें और ये आइनी तरामीम का जो बिल है हम इसको मंजूर कराएं। इस वक्त जितनी भी हुकूमत अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, हर तरफ से कोशिशें कर रही है किसी तरीके से भी इस आइनी तरामीम को पास कराया जाए। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है कि कभी भी कोई हुकूमत को नंबर गेम का मसला पड़ता है तो वो ख़रीदो फ़रोख्त पे मामला उतर आता है। इसी ख़रीदो फ़रोख्त ने हमारी सियासत के अंदर बहुत बड़ी तबाही पैदा कर दी है कि किसी ये पता ही नहीं चल रहा होता कि कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है। जब ज़रूरत पड़ती है तो ख़रीदो फ़रोख्त का मामला चल पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड है। अगर इस तरह करके ही कोई आइनी तरामीम लानी है तो फिर ज़रूरत क्या है, इतनी क्या मजबूरी है कि हुकूमत भी खामखा में ब्लैकमेल हो रही है और फिर फ्लोर क्रॉसिंग करा के एक नई तरह का अजाब अपने ऊपर खड़ा करना है। तो बेहतर है कि हुकूमत इस हवाले से कुछ और सोच ले। आसमा, आप क्या कहेंगी? जैसे अलवी साहब ने सारा बताया इसके बारे में, तो आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? नंबर पूरे करने के लिए जो कुछ हुकूमत कर रही है उसकी भी कतई तौर पे हमायत नहीं की जा सकती। जिस तरह से इन लोगों की तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग का बाकायदा फ़ैसला ले लिया गया है या फ़ैसला दे दिया गया है, फ़ैसला आ चुका है, तो उसके बाद इनकी पूरी की पूरी नज़रें हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को हम अपनी तरफ ले आएँ। जिनको फिर लोटा कहा जाता है वो तहरीक इंसाफ का अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ चला जाए या मुस्लिम लीग नून का इधर आ जाए, तो सबको एक ही नाम दिया जाएगा। ये नहीं है कि एक सोने का लोटा है, एक मिट्टी का लोटा है। तो लोटा बहरहाल लोटा ही है। तो लोटा क्रेसी के ज़रिए हो सकता है कि तरमीम ऐसे ही पहले मंजूर होती रही हैं, ये भी हो जाए। अदम एतमाद की तहरीकें भी आती रही हैं, उसमें भी ये लोटा क्रेसी होती। कानून मंजूर करवाने के लिए भी ये सारा कुछ होता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अब कहा गया है कि ज़मीर के मुताबिक बंदे को वोट देने का हक़ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बंदा पार्टी का ग़ुलाम नहीं बन जाता, अपने ज़मीर के मुताबिक वो फ़ैसला करे। ऐसा कहाँ पे होता है? पाकिस्तान में नहीं होता, मगरबी ममालिक में होता है। यहाँ से हमने जमहूरियत ली है, वहाँ पे ऐसा होता है कि एक पार्टी का बंदा अपने ज़मीर के और पाकिस्तान में हमारे यहाँ ज़मीर कैसे जागता है, कैसे ज़िंदा हो जाता है? डंडे के ज़रिए, पैसों के ज़रिए, उनके घर वालों को अगवा करने के ज़रिए, उनको होटलों में बंद करने के ज़रिए। इस तरीके से हमारे यहाँ ज़मीर ज़िंदा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात भी कर लूँ कि हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। अगर कंसेंसस हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगर हुकूमत की तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती से ये तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि कहा गया है कि ज़मीर जागेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ के ही ज़मीर जागें।
PTI वाले लोगों के ही ज़मीर जागे, वही लोटे बने। मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोग हैं, उनके तो चंद एक हैं, थोड़े से हैं, 2-3 दर्जन हैं, इनके तो 100 से ज़्यादा हैं। मुस्लिम पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी हैं, 60-70 हैं। तो उनमें से भी हो सकता है कि चंद एक के ज़मीर जाग जाएं, वो भी दूसरी तरफ चले जाएं। तो इसलिए बेहतर ये है, बल्कि और इसके साथ साथ ये भी है जिस तरह से आज उठाया जाता है, पहले भी ऐसे उठाया जाता था। तो अगर अली अमीन गंडापुर वो भी इनके 2-4 बंदों को उठा ले, चुक ले, तो फिर क्या होगा? तो बेहतरीन तरीका यही है कि कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जाए, और तहरीक इंसाफ भी इस पर कुछ ना कुछ तैयार है इस मामले में साथ देने के लिए। उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि अदालत नहीं बननी चाहिए, अदालत बन जाती तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए, वो कहते हैं हमारी मौत का ये मामला था, ज़िंदगी और मौत का मामला था, उस मखमसे से, उस मामले से ये तहरीक इंसाफ निकल गई है। उनको अपनी तरफ लाना, एक पेज पर लाना अब उस तरह से नामुमकिन नहीं रहा, बल्कि मुश्किल भी नहीं रहा। थोड़े से ये 54 इसकी शिकें हैं, 54 शिकें हैं, तो उसमें से सबसे जो अहम थी वो थी अदालत के हवाले से, आइनी अदालत के हवाले से। वो तो अपनी मौत आप मर गई, और काजी फैसल साहब की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त आज ऐलान किया गया है कि उनकी तरफ से बाकायदा कहा गया है अदालत में बैठते हुए कि अब मेरे बाद जो चीफ जस्टिस साहब आएंगे वो फैसला करेंगे, जो मैं मुकदमात नहीं सुन सका। तो उनकी तरफ से ये कह देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमने देखना है, ये तरामीम के हवाले से ही मामला एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि फिर काजी फैसल साहब की तरफ से जब बैक फुट पर वो चले गए हैं, ना वो अपनी उम्र में तोसी लेना चाहते हैं, और ये इसमें भी निकाल दिया गया है, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया आइनी अदालत के हवाले से, जजों की उम्र के हवाले से, ये तो सारी चीज़ें वापस चली गई हैं। तो काजी फैसल साहब ने जिस तरह से कह दिया कि मेरे बाद कोई दूसरा जज आएगा, इसके साथ ही फिर नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। हुकूमत इस तरफ ना जाए कि तरामीम होंगी तो उसके बाद हमने पैनल बनाना है, 5 जजों का बनाना है, 3 जजों का बनाना है। तो ये हुकूमत अगर ऐसी चीज़ें करती रहेगी तो खुद हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। फजल हुसैन साहब, आपका पॉइंट हमारी तरफ आ गया है। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे PTI के बहुत से कारकुन हैं और रहनुमा उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, और इस कमेटी का काम आइनी तरमीम नहीं बल्कि हम आइनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, PTI तो अब आप देखें पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बन रहे हैं। आए रोज़ पकड़ धकड़ होती है, ये तो एक रूटीन बन गई है। बल्कि बहुत सारे उनके जो रहनुमा हैं वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो रुपोश हुए हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क के अंदर। यही मसला है, या तो हुकूमत होती है तो या फिर रुपोशी होती है, तो यही चलता आ रहा है। और अब लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सियासी अमल को रुकना नहीं चाहिए। सियासत करने की, जलसे करने की और एहतजाज करने की इजाज़त होनी चाहिए, और सियासत करने वालों को, जलसा करने वालों को, एहतजाज करने वालों को भी ज़ाब्ता अखलाक के अंदर रहना चाहिए। तो ये बात ठीक है कि इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त चूँकि हुकूमत को आइनी तरामीम पास कराने के लिए PTI की ज़रूरत भी है, तो आप देखते हैं अब सूरत हाल क्या होती है। जैसे भी मौलाना फजल रहमान है वो मुलाकात करते हैं PTI के दोस्तों से, तो फिर उसकी क्या सूरत हाल निकलती है। लेकिन इस दौरान एक ज़रा दिलचस्प सी भी सूरत हाल है कि इस हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि आइनी तरामीम के हवाले से हम पुरुम्मीद हैं और सिर्फ एक फूंक की ज़रूरत है। अब ये चूँकि हम तो ज़रा नौजवान हैं, कम उम्र हैं, तो फजल हुसैन अवान साहब चूँकि बहुत हमसे ज़रा सीनियर हैं, तो वो ये बताएंगे कि ये इरफान सिद्दीकी साहब ने किस फूंक की बात की है। अच्छा फजल हुसैन साहब, इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में? जी बिल्कुल, इरफान सिद्दीकी साहब माशाल्लाह से वो मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा में शामिल होते हैं। कभी ये सहाफ़ी हुआ करते थे, कालम निगारी किया करते थे, और इरफान सिद्दीकी साहब ये ऐसे माशाल्लाह से मुस्लिम लीग नून के ऐसे बड़े लीडर हैं कि जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत पेश आई, मुस्लिम लीग नून की तरफ से पूरी कोशिश की गई। कब? जब उनकी तरफ से APS पर हमला भी नहीं हुआ था, और उससे पहले जिस तरह से तालिबान ने, TTP ने पाकिस्तान को यरमाल बना के रखा हुआ था, कई इलाकों में इनकी रेड थी। तो इस मौके पर इरफान सिद्दीकी साहब सबसे बड़े हामी थे मुज़ाकरात के। और इमरान खान के हवाले से भी जब बात की गई तो तालिबान को कहा गया कि आप अपना नुमाइंदा दें, तो उन्होंने इमरान खान का नाम दे दिया कि ये हमारी तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। इसलिए इमरान खान साहब को वो तालिबान खान भी कहा गया। इरफान सिद्दीकी साहब की हम बात कर रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब ने
उनको सरबराही दी गई हुकूमत की तरफ से, लेकिन मामलात आगे ना बढ़ सके, क्योंकि जनरल राहील शरीफ ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन लोगों के साथ जिन्होंने हमारे फौजियों के सर काटे, उनके साथ फुटबॉल खेला, इनके साथ हम मुज़ाकरात करें। तो इरफान सिद्दीकी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के तकरीर नवीस भी हैं और वो बहुत बेहतर जानते हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत को। उन्होंने जैसा कि कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब मुदब्बर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब दानिशवर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की बसीरत, मियां नवाज शरीफ साहब का विजन क्या कहने, सुबहान अल्लाह। ये इरफान सिद्दीकी साहब से कहा गया, ये इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया और उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा प्रेशर कुकर हैं कि उसकी सीटी आहिस्ता आहिस्ता बजती रहती है, प्रेशर अंदर जमा नहीं होने देते। अब उनकी तरफ से कहा गया कि एक फूंक मारने की ज़रूरत है, तो ऐसी फूंकें इरफान सिद्दीकी साहब के चाहने वालों ने, इरफान सिद्दीकी साहब को आगे लाने वालों ने बहुत फूंकें मार दी हैं, लेकिन वो सारी की सारी फूंकें उन फूंकों की अपने आप ही फूंक निकल गई, तो इसीलिए फिर इनको तहरीक इंसाफ की तरफ रजू करना पड़ा। बहरहाल इरफान सिद्दीकी साहब को मैं ये क्रेडिट ज़रूर दूँगा कि इनकी तरफ से हमेशा कहा गया है कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ आए, मुज़ाकरात करे, लेकिन इसके साथ साथ इरफान सिद्दीकी साहब का ये क्रेडिट भी है, क्रेडिट कह लें इन्वर्टेड कॉमास में, कि इन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाक फ़ौज इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ थोड़ा सा करीब ना आ जाएं। जैसे ही ऐसी कोशिश होती है कहना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने तो 9 मई को बगावत की थी, ये तो फ़ौज का तख्ता उलटना चाहते थे। तो इरफान सिद्दीकी साहब की देखते हैं कि फूंकें कहाँ तक कामयाब होती हैं। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताइएगा, बात करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का मौक़िफ़ आया कि पाकिस्तानी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग अगर कोई लड़ रहा है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जितने भी आइनी तरामीम के हवाले से जो मुज़ाकरात का सिलसिला वो आज से नहीं काफ़ी दिनों से जारी है। हुकूमती वफ़द काफ़ी दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए हैं और मौजूदा जो आइनी तरामीम के हवाले से सिलसिला चल रहा है, इस तमाम सिलसिले के हीरो तो मौलाना फजल रहमान ही हैं। और मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त हैं वो एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, एक महवर का किरदार अदा कर रहे हैं। वो सब तरफ से तमाम आरा इकट्ठी करके हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी, नून लीग और फिर PTI सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इनके वालिद साहब जो मुफ्ती महमूद साहब थे, उन्होंने भी 1973 के कानून के उस वक़्त मशावरत में शमूलियत इख्तियार की और अपनी तरफ से कुछ जो इस्लामी शिक्कें थी वो उन्होंने उसके अंदर इनकारपोरेट की। तो ये अच्छी बात है कि मौलाना फजल रहमान अगर इस तरह का कोई किरदार अदा कर रहे हैं जिससे कौमी हमांगी हो, कॉन्सेंसस हो, और जो भी काम कॉन्सेंसस से होते हैं वो देर पा होते हैं, वो देर तक वो कारामद रहते हैं। तो अभी भी मौलाना फजल रहमान की इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से, जैसे ये आइनी तरामीम का मामला है, ये बातरीके असन जो है वो सरअंजाम पा जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये बात ठीक है फवाद चौधरी साहब की कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान एक इस तमाम मामले में एक महवर की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। फजल हुसैन साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? अलवी साहब ने सारा बताया, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? हाँ, तो मौलाना फजल रहमान साहब पहले तो ये देखें कि उन्होंने ये मौक़िफ़ क्यों अपनाया है अदालतों के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पे जो आइनी अदालत है। हुकूमत की ये पूरी कोशिश थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत के साथ मिले हुए थे, हालांकि वो कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। उनके अब्बा जी पाकिस्तान के सदर हैं, 2 गवर्नर इन्होंने लगा दिए हैं। इनकी मर्ज़ी के बगैर इनकी मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बहरहाल दोनों पार्टियाँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनकी पूरी कोशिश थी कि अदालत बन जाए, आइनी अदालत बन जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान उस तरफ नहीं आ रहे थे। मौलाना फजल रहमान की पूरी कोशिश थी कि जो कुछ भी होना है वो हो जाए, लेकिन आइनी अदालत ना बने। अगर आइनी अदालत बन जाती तो उसका जिसको सरबराह बनाया जाना था वो भी बिल्कुल वाज़ेह था। कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब फैसला करेंगे, सदर उसकी मंजूरी देंगे। तो मौलाना फजल रहमान को आखिरकार उस बंदे से खार थी जिसको इन्होंने आइनी अदालत का सदर बनाना था, सरबराह बनाना था, चीफ जस्टिस बनाना था, जिसके अंडर हमारी सुप्रीम कोर्ट होनी थी। तो मौलाना फजल रहमान साहब को मजहबी थोड़े से इख्तलाफात थे, उस शख्सियत थे। तो मौलाना को मजहबी कोई इख्तलाफात थे, उस शख्सियत थे।
तो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब डट गए, इसको आपस में लेके अकड़ गए। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने चूँकि अपनी वजह से, अपने मज़हब की वजह से, या जो भी आप कह लें, उस वजह से उन्होंने मुखालफत की, शदीद मुखालफत की इस आइनी अदालत की, ताकि उसका वो बंदा चीफ ना बन सके। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब तो अपनी जंग लड़ रहे हैं, चूँकि ये तहरीक इंसाफ की भी यही जंग है। वो भी नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई आइनी अदालत बने और उसका वो बंदा सरबरा बन जाए। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान इसलिए तहरीक इंसाफ को, हालांकि फवाद चौधरी उसके रुकन नहीं हैं, उसके मेंबर नहीं हैं, उसके रहनुमा नहीं हैं, लेकिन वो फिर एक मरतबा तहरीक इंसाफ को छोड़ के उसके अंदर जाना चाहते हैं, उसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। इमरान खान के हवाले से उनके आजकल और पहले भी अच्छे बयान आते रहे हैं। तो फवाद चौधरी को मौलाना फ़ज़ल रहमान इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि मौलाना फ़ज़ल रहमान तहरीक इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। सही बात। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नून 3 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कहती है कि PTI से किसी किस्म का कोई मुसवदा नहीं दिया। क्या PTI अभी भी इन है या आउट, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, जो PTI का मामला है आइनी तरामीम के हवाले से इस वक्त तो इन नहीं है अभी तक, चूँकि उन्होंने कहा था, जब उनसे ये बात की गई मौलाना फ़ज़ल रहमान के रेफरेंस से उन्होंने जब रब्ता किया तो फिर PTI ने कहा कि हम अपना मुसवदा देंगे। आज मुसवदा उन्होंने PTI वालों ने आइनी तरामीम के हवाले से देना था, लेकिन आज मुसवदा नहीं आया। लेकिन बहरहाल मौलाना फ़ज़ल रहमान पुरुमीद है, वो कहते हैं कि हम PTI से बात करेंगे और PTI को आइनी तरामीम के हवाले से अपने साथ मिलाएंगे। अब देखें क्या सूरत हाल पैदा होती है। अच्छा, PTI के जो रऊफ़ हसन है, उन्होंने कहा है कि मुसवदा हमारे पास है, इसके बारे में क्या कहेंगे अलवी साहब आप? होगा, लेकिन आगे लाएं ना, पेश करें ना, मीटिंग करें। अब जब मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ उनकी एक मुलाकात तय है तो मुलाकात तय है, तो फिर मुलाकात करके वो अपनी जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी इस आइनी तरामीम के हवाले से उनका मौक़िफ़ है, तो वो सामने लाएं और उसके लिए जंग लड़ें। क्योंकि वो जैसे पहले यही बात हुई है कि PTI की जंग ऑलरेडी मौलाना साहब लड़ रहे हैं, तो अगर उनकी जगह पे मौलाना साहब जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो अपने कॉन्टेक्स्ट में ही लड़ रहे हैं, तो इनको भी चाहिए, PTI के भी जो रहनुमा हैं, कि अपना जो ठोस मौक़िफ़ है वो सामने लाएं और उसको उसके मुताबिक अपना फैसला करें। फजल हुसैन साहब, जिस तरह बात हो रही है अलवी साहब से, इस चीज़ को मैं चाहूँगी थोड़ा सा कंटिन्यू करें आप पे। अच्छा, ये मुसवदे की जो बात हो रही है तहरीक इंसाफ की, कल एक मरतबा फिर कमेटी का इजलास होना है, वही जो पार्लिमानी कमेटी है, उसमें तहरीक इंसाफ उसने अपना क्या मुसवदा देना है, लेकिन वहाँ पे अपनी ये तजावीज़ रख देंगे। अगर इनके पास कोई मुसवदा है भी तो वहाँ पे कल डिस्कशन हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह से कौमी धारे में लाने की कोशिश की, वैसे तो वो सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है कि वही है, लेकिन जिस तरह से हुकूमत चाहती है, जिस तरह से अदारे चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं, जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक कंसेंसस हो जाना चाहिए, तो कल तहरीक इंसाफ की एक ही बहुत बड़ी शर्त थी कि आइनी अदालत नहीं बननी चाहिए, वो नहीं बन रही। तो बाकी छोटी मोटी चीज़ों पर इत्तेफाक राय मेरा ख्याल है कि कल हो सकता है और हो भी जाना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा गया है, जैसा कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने आज मिलना था, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, इस दौरान मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब उनसे मिल रहे होंगे या मिल चुके होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक ये भी मुतालबा है, बल्कि शर्त है कि हम इसी सूरत में आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं अगर हमारी बानी PTI के साथ जेल में मुलाकात करवा दी जाए। और अदालत की तरफ से भी कहा गया था कि 17 तारीख तक, चूँकि हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, जेल में किसी के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, तो अदालत के हुक्म पर कल 18 तारीख है, तो कल हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के वकला, तहरीक इंसाफ की टीम के दूसरे लोग रहनुमा वो इमरान खान से जेल में जाके मिल लें और इस मसवदे पर भी उनकी बात हो जाए। तो बाकी कुछ ये भी चीज़ें सामने आ रही थी कि खान साहब पर जेल के अंदर कुछ सख्तियाँ की गई हैं, लेकिन उनमें भी अब यही ज़राए के हवाले से जो कोर्ट रिपोर्टर बातें कर रहे हैं, दूसरे रिपोर्टर बातें कर, तजज़िया निगार बातें कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि खान साहब पर उस तरह की सख्ती अब नहीं रही। तो इससे भी थोड़ी सी रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ इस मसवदे पर इत्तेफाक राय कर लेगी। लेकिन जिस तरह के उनकी लीडरशिप कहती है कि हमारी बानी से मुलाकात करवा दी जाए, तो हो सकता है कि कल मुलाकात इस कमेटी की मीटिंग से पहले या बाद में हो जाए।
تو الوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمیں بھی سننے میں آ رہا ہے اور کئی دن سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، کبھی سننے میں آ رہا ہے کہ حالات بیٹر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، اب ملاقات ہو بھی جانی چاہیے. دیکھیں جو ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی قیدی ہے، یہ تو بہت ہائی پروفائل قیدی ہے، تو اس کے ملاقات تو اس کے پارٹی کے لوگوں سے ہونی چاہیے. اور ابھی خاص طور پہ یہ امید کی جاتی ہے، چونکہ اس وقت حکومت بھی مولانا فضل الرحمان کے ذریعے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں ہے، تو امید کی جا رہی ہے کہ ملاقات ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے اگر ایسے انہوں نے ووٹ لینے ہیں پی ٹی آئی کے، اپنے ساتھ شامل کرنا ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، تو تھوڑی سی نرمی تو دکھانی پڑے گی. اگر آپ نرمی نہیں دکھائیں تو دوسری طرف سے بھی پھر آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. یہاں پر سعید الوی صاحب اور فضل حسین اوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آسما آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. اور یہاں پہ ملاقات ہوگی دوبارہ ایک نئے ایشو کے ساتھ اور آپ سے ڈسکس ہوگی. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.